दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। यूएस ने ऑलमोस्ट 66 जो क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आइए ज़रा कुछ इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने आप को हटा लिया है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आती है UNFCCC, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये मैट्रिक्स बनाना कि कितना कार्बन एमिशन एवरी कंट्री एक साल में कम करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कम करेगा, ताकि हम इन्वायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उस प्रक्रिया को स्लो डाउन कर सकें। ठीक है, तो उससे ये विड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद एक IPCC बॉडी है जो कि रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कि क्लाइमेट चेंज किस स्टेज पे पहुंचा है या उसके रिलेटेड रिपोर्ट देती है, तो उससे भी विड्रॉ कर लिया। एक सोलार अलायंस है जो कि इंडिया ने शुरू किया था, उनसे भी विड्रॉ हो गया। एक रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे भी विड्रॉ हो गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये सारा स्टेप्स क्यों लिया गया है। आप क्या देखेंगे कि US का जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो टर्म रहा है वो ट्रम्प साहब के पीरियड में इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहा है। पहली बात तो आप बैकडेटेड में जाएंगे तो पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ था, तो उसमें तो कभी लास्ट ईयर ही विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, लास्ट ईयर ही वो विड्रॉ कर लिया था। और जैसे आप कभी किसी कंपनी में नोटिस पीरियड देते हैं तो आपको एक महीने का या 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, तो वैसे ही आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से भी विड्रॉ करते हैं तो उसका भी एक पीरियड रहता है कि आपको उसके बाद ही आप एग्जिट ले सकते हैं। तो वैसे ही पेरिस एग्रीमेंट में लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, उसका 1 साल पूरा हो गया, तो अब वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। अभी देखिए, अब इतने US जो है सबसे बड़ा कंट्री है ये पूरे प्रोसेस में, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड अदर थिंग्स। अब यदि US विड्रॉ कर लेता है तो इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि क्या ये सारा प्रोसेस इतना इफेक्टिव अब रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बहुत लाजमी सी बात है। आप ऐसा समझ सकते हैं, घर के जो एक सबसे बड़े अर्निंग मेंबर है यदि वो विड्रॉ कर ले कि मैं इस फैमिली को अब नहीं रन करूँगा, तो आप समझ सकते हैं फैमिली की क्या स्टेटस हो सकती है। तो उसी तरीके से ये बाकी काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग स्टेज हो जाता है बाकी कंट्रियों के लिए कि इसको आगे कैसे लेके जाते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इसका क्या होने वाला है। अभी आप देखेंगे कि बैक डेटेड में US का भी एक वैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था, काइटो प्रोटोकॉल कहते हैं, उसका तो कभी मेंबर बना ही नहीं था, जिसमें हम लोग ने कोशिश की थी कि कार्बन एमिशन को कितना परसेंटेज कम करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो US जो है मिक्स टाइप का अप्रोच लेके चलता रहता है इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ में। इसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एरिया देखता रहता है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट को एड्रेस करने का। तो इसके कारण काफ़ी बैकडेटेड हिस्ट्री में देखा गया है कि US कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बहुत एग्री नहीं करता इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव टू काइटो प्रोटोकॉल सजेस्ट किया था। काइटो प्रोटोकॉल का नहीं मेंबर बने तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया। ऑल्टरनेटिव क्या था? एक पेरिस एग्रीमेंट था। पेरिस एग्रीमेंट में ये बताया गया कि जो टेम्परेचर है, हमें कोशिश करना है कि वो टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का एक पर्टिकुलर डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ना चाहिए या उससे कम ही रहना चाहिए। तो मान लीजिए यदि प्री इंडस्ट्रियलाइज जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो लगभग से अर्थ का जो टेम्परेचर था वो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो हमें कोशिश करना है कि इस सेंचुरी के एंड तक वो दो और आइडियली 1.5 के आसपास ही बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े, ताकि उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का जो बाकी सारे रिपरकशंस है उसकी इफेक्ट्स कम रहें। तो ये आइडिया था इस पूरे प्रोसेस में पेरिस एग्रीमेंट में। अब उन्होंने लास्ट ईयर इससे विड्रॉ कर लिया था, अब उन्होंने उससे फाइनली एग्जिट ले लिया है। अभी आप क्या देखेंगे कि ये सारे से विड्रॉल से क्या होता है कि सारा कुछ जो प्रोसेस है वो तो स्लो डाउन हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं उतना ज़्यादा इक्विप एनफ नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, तो हो सकता है ये पूरा प्रोसेस स्लो हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो फाइनली गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव भी ना कर सकें। अब आप ये देखेंगे कि इसके पास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि ये जो इन्वायरमेंट को बचाने का जो टेक्निक है या रिसोर्सेस है वो ज़्यादातर US के पास में है। आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इंडिया में, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यदि जनरेट करनी है इंडिया में तो उससे क्या होगा, आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है। तो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है जिसका आपका कोर रिसोर्स है कोल। अब उसके कारण इन्वायरमेंट में काफ़ी डैमेज होता है। तो ये एक पार्ट हो गया। इंडिया जो है हो सकता है हम स्मॉल न्यूक्लियर
रिएक्टर बना सके, जिसे SMR कहते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। अब हम ये बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो US के पास में है, जो कि कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता और पूरा प्रोसेस ठीक से हो जाता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी US के पास में। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, वो US के पास में। तो यदि ये कंट्री बैकआउट कर जाती है तो बाकी सारी कंट्री के पास में काफ़ी टाइम देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी रिसर्च में, ताकि हम ये सारी टेक्नोलॉजी ला सकें अपनी कंट्रीज़ में और कार्बन एमिशन में काम कर सकें। उसके बाद में ये तो पक्का हो गया कि अब जो हमारा जो 2030 का कार्बन एमिशन का टारगेट था कि हमें 1.5 के नीचे ही रखना है सेल्सियस का बढ़ने वाला, वो तो अब पूरा नहीं होता। तो पहला तो ये हमने एक सेटबैक देख लिया कि अब ये पूरा नहीं होता। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स में आप कह लीजिए या इंटरनेशनल स्पेस में जो US यदि मूव आउट करेगा तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को डेफिनेटली एक कंट्री उसको लीवरेज लेगा, वो है चाइना। चाइना यदि इस पूरे प्रोसेस को लीवरेज करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि देखिए चाइना एक बड़ी कंट्री है, उसके पास सारे मैन्युफैक्चरिंग है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए। आपको सोलर पैनल्स चाहिए या आपको रेयर अर्थ मेटल चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए ये सब चाहिए। तो इन सभी में चाइना काफ़ी इक्विप एनफ है कि इस पूरे लीडरशिप रोल को एक ठीक से आगे लेके जा सके। अब आगे देखना पड़ेगा कि कैसे वो इस लीडरशिप रोल को आगे देखता है। तो डेफिनेट सी बात है US के निकलने से चाइना के पास में ये चीज़ आ जाती है कि वो इस स्पेस को भर सकता है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे, देखिए US का एक तो ये हो गया कि हम अपने आप को हटा रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और बहुत स्टार्कलिंग चीज़ इसमें ये दिखता है कि हम जो है अपना जो एनर्जी सेक्टर है उसको हम अगेन ऑयल पंप कर रहे हैं। मतलब दैट मीन्स हम पेट्रोलियम की तरफ और डीजल की तरफ और ये सारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसकी तरफ जा रहे हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि वेनेजुला पे जो पूरा एग्रीमेंट किया गया है कि वेनेजुला का जितना भी ट्रेड होगा वो हम ऑयल लेंगे उनसे और उन्हें अपने गुड्स देंगे। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं US जो है इन्वायरमेंट को एक तो साइन हमने कर कि हम इनसे बाहर निकल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम उसको बचाने के लिए भी कुछ नहीं करने जा रहे हैं। बैक से हम ये देख रहे हैं कि हम कन्वेंशनल अपने एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे हैं और उनको पंप करेंगे और इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो आगे देखना पड़ेगा कि ये पूरा US जो है अभी क्या स्टैंड लेता है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर में। बट ये बहुत क्लियर है कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उनका कोई बिलीव नहीं है इन्वायरमेंट को बचाना है या उसको मतलब उसके संरक्षण पे कुछ हमें ध्यान देना है, ये सब कुछ भी नहीं है उनका। है हमें बस अपना ग्रोथ देखना है, किसी भी तरीके से ग्रोथ है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पैक्ट हो जाता है। देखिए बहुत सारे सिक्योरिटी पैक्ट्स जो है इंडिया के हैं US के तरफ में, सो वो सारा कुछ ऑलमोस्ट रुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया का जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ना कहीं वो ख़त्म हो गया। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात बताई थी कि जो इस SMR की टेक्नोलॉजी थी वो हो सकता था हम इस कोलैबोरेशन में इंडिया में ला सकते थे, लेकिन अब वो सब मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए कि वो सब अब रुक जाएगा। उसके बाद में US हैज़ विड्रॉन फ्रॉम दिस। मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ये सोलर अलायंस शुरू किया था, अब US ने इससे भी हट गया है। तो ये काफ़ी सैड स्टेट है कि हमारे एक कंसेप्ट से ये हट चुके हैं। मेरा नाम प्रणव मेहता है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं क्लैट ट्विटर पे, और एट द सेम टाइम मैं एकेडमिक हेड हूँ क्लैट ट्विटर में। आपको मैंने सोर्स भी यहाँ पे दे दिया है, आप इसके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच, गुड डे।